जय हिंद दोस्तों। मैं आपका मित्र और मित्र विश्वेश मिश्रा फिर एक बार उपस्थित हूँ अपने चैनल विजयी भाव पर। जो श्रृंखला हम लोगों ने चलाई है ग्रेट पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनकी बात करते हुए मुझे वो सोहनलाल द्विवेदी की तो 4 लाइनें याद आती हैं कि चल पड़े इधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, कड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, कड़ गए कोटि दृग उसी ओर। ये पावर, जो 4 लाइनें हैं उस व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। आप लोग इन 4 लाइनों से समझ तो गए होंगे कि हम बात किसकी करने वाले हैं। तो आज बात शुरू होने वाली है। ये कहानी है भारत के राष्ट्रपिता बाबू श्री मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में एक समय विश्व के सबसे बड़े, वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जनरेशंस टू कम विल स्केर बिलीव दैट सच अ वन एज दिस इन फ्लैश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। उसने कहा, इनकी जो है सम्मान में कहा कि आने वाली पीढ़ियों को शायद ही यकीन होगा कि एक ऐसा भी हाड़ मांस का व्यक्ति कभी इस धरती पर चला रहा हो। ये बात किसी अहरे गहरे ने नहीं कहा, उस समय के बड़े ही जाने माने साइंटिस्ट ने ये बात कही, अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका सबसे बड़ा उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। आज फिजिक्स में उसके बल पे कई सारी चीजें होती हैं। तो आप पर जब कोई बड़े लोग अपने मत देने लगे तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की व्यक्तित्व में कितना दम रहा होगा। और इन्हीं लाइनों में दम दिख रहा है कि चल पड़े जिधर दो पग डग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। इधर भी एक निगाह चली, उधर हजारों लाखों लोगों की निगाहें चली। जिधर भी 2 पैर चलने लगे उधर हजारों लाखों अनुयायी उनके चलने लगे। ये पावर है महात्मा गांधी। तो हर दिन की तरह आज की भी कहानी शुरू होती है मोहनदास करमचंद गांधी। पिछली कहानी थी, पिछले 2 वीडियोस में मैंने कहानी बताई आपको भगवान गौतम बुद्ध की, और दूसरी कहानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। तो कहानी शुरू होती है मोहनदास करमचंद गांधी की। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम था। पिता इनके करमचंद गांधी, एक रियासत हुआ करती थी उस समय, राजकोट रियासत, वहां पे दीवान हुआ करते थे, और माता पुतली बाई। और इनके पिता दीवान हुआ करते थे राजकोट रियासत में। दीवान उस समय की एक रियासतों में ओहदा हुआ करता था जो कि प्रधानमंत्री के समतुल्य समझा जाता था। तो अच्छे घर से थे, संपन्नता थी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। पोरबंदर भी एक रियासत का हिस्सा थी जिसका नाम काठियावाड़ हुआ करता था। काठियावाड़ रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म होता है। इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतली बाई। बचपन से ही होनहार प्रवृत्ति थी इनकी। बचपन से ही कुछ
कर गुजरने की जो इच्छा थी इनके अंदर, सत्य और अहिंसा को जो पाठ इनकी माता ने इनको सिखाया, तो ये कहानी है। और हमारी जो ये श्रृंखला है, जो हमारी ये सीरीज है, जो हमने अपने चैनल विजयी भाव पर चलाई है, ये श्रृंखला बड़े बड़े व्यक्तियों के बारे में है। तो मैं जो छात्र, कई सारे छात्र वीडियोस देखते हूँ, उनसे ये गुजारिश है कि वो देखें तो एक कॉपी और एक पेन ले लिया करें। मैं इन सब वीडियोस पे अच्छा खासा रिसर्च करता हूँ, अच्छी खासी चीज़ें देखता हूँ, फिर उनको एक कहानी के माध्यम में पिरो करके आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कहानियाँ कभी भूलती नहीं। हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में भी कहानियाँ सुनने का प्रयास किया, जाते थे दादी के पास, बाबा के पास, की कहानी सुना, और कहानियाँ कभी भूलते नहीं। और इतिहास विषय ही कहानियों का है। इतिहास का मतलब कहानियां, जो बीत गया वो कहानी हो गई और उन्हीं को पढ़ना है। एक बड़े एसेइस्ट हमने अपने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा है, सर फ्रांसिस बेकन। उनका एक चैप्टर था ऑफ स्टडीज करके, ऐसे था। ऑफ स्टडीज में सर फ्रांसिस बेकन भी ये बात बोलते हैं कि हिस्ट्री मेक्स मैन वाइज। फ्रांसिस बेकन ने हिस्ट्री को मेमोरी ऑफ टाइम कहा। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री समय की स्मृति है। उन्होंने हिस्ट्री को समय की स्मृति कहा, सर फ्रांसिस बेकन। तो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ, इसीलिए मैंने श्रृंखला शुरू करी कि इसी बहाने कुछ इतिहास की बातें होती रहेंगी, कुछ कहानियां सुनाई जाएगी। कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है लोगों को, तो आप भी एंजॉय करें ये कहानी महात्मा गांधी की। तो मैंने बताया कि कहानी शुरू होती है 2 अक्टूबर 1869, राजकोट रियासत के दीवान श्री करमचंद गांधी के घर से एक बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। उसकी एक अलग ही क्षमता, कुछ कर गुजरने की इच्छा, और किसको मालूम ये एक छोटा सा बच्चा कल को भारत का राष्ट्रपिता कहलाए। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। 13 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है कस्तूरबा गांधी से। तो 13 वर्ष की उम्र में ही शादी हो जाती है। गांधी अच्छे घर से थे, अच्छे परिवार से थे। उनका परिवार अच्छा कह सकते हैं, मतलब संपन्नता थी। पिताजी भाई, वाजिब सी बात है, अगर एक रियासत में दीवान है, दीवान का मतलब प्रधानमंत्री, अच्छा खासा ओहदा है, तो घर में संपन्नता तो वाजिब सी बात है। घर में संपन्नता रही, और ये भी उस समय की एक परंपरा के हिस्से में बंद कर। परंपरा इसलिए क्योंकि हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उस समय की ये परंपरा की जितने सारे अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं कई सारे लीडर्स के बारे में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ज्यादातर उस समय लॉ की डिग्री लिया करते थे। तो ये भी अच्छे खासे घर से थे। इन्होंने जो है लंदन गए पढ़ने के लिए, लंदन से डिग्री, जैसे हमारे यहाँ तो एडवोकेसी के लिए डिग्री होती है LLB, हम लोग LLB करते हैं तो एडवोकेट हो जाते हैं। उस समय डिग्री हुआ करती थी बारेट लॉ की, बारेट लॉ की डिग्री हुआ करती थी। और जो वहां पर जो विदेश में लॉ करते थे उनको बैरिस्टर कहा जाता है। हमारे गांव में आज भी जब कोई ज्यादा ज्ञान देने लगता है तो लोग कहते हैं कि बैरिस्टरी जान रहे हो। तो ये वहीं से बात है कि बैरिस्टर का होना जो है, ये एक ज्यादा ही जानकारी का होना और एक पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति होना। तो बैरिस्टरी कहा करते थे उसे, गांव में बैरिस्टर कहा जाता है। तो ये लंदन जाते हैं, लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं, और इनकी पर्सनालिटी भी अच्छी खासी थी।
जवान एकदम। इनका मैं फोटो एक लगा दूंगा, आप देखें। सामान्यतः हम लोग देखते हैं गांधी को तो वही नोटों वाली गांधी की इमेज आती है। ऐसा गांधी जो कि एक चश्मा लगा के और आधी नंगी धोती के साथ, जिनको चर्चिल कहता है आधा नंगा फकीर। हालांकि फकीर तो बाद में बने वो, जब भारत माता को उनकी आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने फकीर बनना चुना। यही मानता है, यही मानता है। नहीं तो उनकी टोपी लगाई हुई तस्वीर कभी आप देखें, अच्छी खासी मूछ, बड़े अच्छी खासी पर्सनालिटी के आदमी थे गांधी। तो गांधी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं लंदन से, बार एट लॉ बैरिस्टर बनते हैं और आते हैं। फिर कहानी की जो अगली कड़ी है कि आते हैं घर, तो अब एडवोकेसी यहाँ पर भी शुरू करते हैं। उनके पास वही था, लेकिन उनकी वकालत यहाँ चलती नहीं। ऐसा कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि उनकी वकालत यहाँ पर भी चली नहीं, क्योंकि उनकी आवाज पतली थी। वही सचिन तेंदुलकर की तरह, जैसा सचिन तेंदुलकर बोला करता है उसी तरीके से उनकी आवाज थी। तो और हमारे वकील भाई ये इस बात को समझ रहे होंगे कि एक वकील होने में अपनी बात को या अपनी आवाज का कितनी अहमियत होती है। जब आप जज से बहस कर रहे हो उस समय आपकी आवाज की क्या अहमियत होती है, जो टोन होता है वो भी एक रोल प्ले करता है सर। तो उनकी आवाज पतली थी, ये उनके साथ एक दिक्कत थी। उनकी एडवोकेसी यहाँ पर अच्छी से चल नहीं पाई। और फिर उन्होंने क्या किया, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना भी शुरू करा। पढ़ाए, वहाँ पर भी उनको प्रसिद्धि ना मिल पाई और विद्यार्थियों को उनका पढ़ाना कुछ रास नहीं आया। तो वहाँ पर भी वो असफल रहे। पढ़ाने की जब बात की जाए तो एक और उदाहरण आता है विवेकानंद को लेकर के। जब वो भी जाते हैं कहीं पढ़ाने, तो वहाँ पर वो भी उनकी पढ़ाई जो है सही समझ में नहीं आती विद्यार्थी। तो ये मैं एक है कि चीज़ें जब मैं पढ़ता हूँ तो उनको लिंक करता हूँ। तो अगर आप कहीं भी कुछ पढ़ें तो उनको लिंक करने का प्रयास करें, कनेक्टिविटी का ध्यान दें। अब कनेक्टिविटी का ध्यान जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है पढ़ाई पर। किसी भी महत्वपूर्ण पहलू को देखें तो वहां पर कनेक्टिविटी को जरूर देखें, उसी एक पीरियड ऑफ टाइम को कनेक्ट करने का प्रयास करें 10 अन्य घटनाओं से। तो चीजें आपके दिमाग में एकदम विजुअलाइज होती रहती हैं, मजा आता है। तो मेरी कहानी अभी अटकी पड़ी है वहां पर कि गांधी आते हैं बार एट लॉ डिग्री लेकर के, बैरिस्टर बन करके लंदन आते हैं, और यहाँ पर एडवोकेसी चलती नहीं। उनका जो है प्राइमरी स्कूल में टीचर के तौर पर अच्छे से कर नहीं पाते, और फिर उन्होंने प्रयास किया कि एक फैक्ट्री खोली जाए। वो एक फैक्ट्री खोलते हैं, चलाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य नीति को कुछ और मंजूर था, वो भी उनका चल नहीं पाया। तो वो भी नहीं चल पाया। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है सर कि उनके पिता करमचंद गांधी के मित्र अब्दुल्ला भाई, तो दक्षिण अफ्रीका में रहा करते थे अब्दुल्ला भाई। और अब्दुल्ला भाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो दक्षिण अफ्रीका से आए और उन्होंने अपने मित्र करमचंद गांधी से कहा कि यार मुझे जो है एक आवश्यकता है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि हमारे यहाँ एक मुकदमा चल रहा है दक्षिण अफ्रीका में, कुछ कागजी मुकदमे हैं, और जो मेरे कागज हैं वो गुजराती में लिखे हुए हैं और वहाँ पर अंग्रेजी चलती है। तो एक ऐसा व्यक्ति मिले जो गुजराती को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके। तो करमचंद गांधी ने कहा कि हमारे जो पुत्र हैं वो बैठे हैं और उन्हीं को ले जाइए, उनको गुजराती भी आती है। वाजिब सी बात है, गुजराती तो पैदाइशी है तो आनी भी चाहिए, और ये अंग्रेजी भी जानते हैं, तो इन्हीं को ले जाइए। फिर गांधी
जाते हैं 1893 में दक्षिण अफ्रीका, अब्दुल्ला भाई। तो वहीं पर वो जाते हैं तो 1893 में ही उनके साथ एक घटना घटती है, जो घटना उनके जीवन की एक मोड़ साबित हुई। 1893 में ही जब वे दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उन्होंने फर्स्ट कैटेगरी की टिकट ले रखी थी, जहाँ पर कि अंग्रेजों के अलावा और कोई अलाउ नहीं हुआ करता था। और दक्षिण अफ्रीका में तो बड़ी सर अपार्थी जो था, वहाँ पर मतलब नस्ल भेद था। वहाँ पर काले गोरे का जो है नस्ल भेद बहुत हुआ करता था। ये गलती से चढ़ जाते हैं, इन्होंने टिकट भी ली थी, तो आगे की ही स्टेशन पर अंग्रेजों द्वारा ने काला आदमी कह करके इनकी बेइज्जती करके इनको उतार दिया जाता है। तो बेइज्जती इनकी होती है और ह्यूमिलिएशन तो बड़ी जरूरी चीज है सर। ह्यूमिलिएशन होना चाहिए, बेइज्जती होनी चाहिए। अगर किसी को बड़ा बनना है तो बेइज्जती तो बहुत जरूरी है। और ये बेइज्जती वही रही जो कि इनको आज एक बैरिस्टर से गांधी बनाती है। इनको वो बात बहुत बुरी लगी और इन्होंने उसी समय निश्चय किया कि अब मैं इस रंग भेद की नीति को खत्म करूं। तो बात हम लोग कर रहे थे 1893 की, जब गांधी के साथ अंग्रेजों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। उस समय गांधी ये प्रण लेते हैं कि अब मैं अंग्रेजों की इस नस्ल भेद की नीति का विरोध करूंगा। और फिर वो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में इनके जो अब्दुल्ला भाई का जो केस था, ये वो बाहर ही कोर्ट के बाहर ही सुलझा देते हैं। कोर्ट के बाहर ही सुलझा देते हैं, इससे उनकी वहां पे प्रसिद्धि बढ़ती है। और वे वहां पर दो जनजातियों का विद्रोह, जिसमें अंग्रेजों का साथ देते हैं, एक जुलू और एक बोर करके जनजातियां वहां पर। बोर का तो ये मुद्दा था कि बोर्स वहां के डच किसान हुआ करते थे, तो बोर्स के ऊपर अंग्रेजों ने ये प्रतिबंध लगाए कि आप हमारी कल्चर को फॉलो करें। बोर ने उसको मना कर दिया, कहा कि हम आपकी कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे। तो गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया और बोर्स जुलू वहाँ की जनजाति हुआ करती थी, उसका भी साथ गांधी ने नहीं दिया और गांधी अंग्रेजों के साथ दिए। तो ये बातें ये बताती हैं कि गांधी रिजिड नहीं थी, गांधी में कट्टरता की भावना नहीं थी। वो अभी हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, ये पार्ट रहेगी उनके बचपन से लेकर के 1869 से लेकर के 1915 तक। मैं इतनी बातें इस पार्ट में करूंगा। और जो अगला पार्ट होगा वो 1915 से लेकर के टिल डेथ तक का होगा, जिसमें हम लोग गांधी के इंडिया में जो पॉलिटिकल योगदान रहा उनका, उस पर बात करेंगे। तो 1893 वो साल, मैं कहता हूं कि आप रिलेट करना सीखें सर, रिलेट कनेक्ट करा करें चीजें। अब जब 1893 की बात आती है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी, हम भारतीयों को गर्व से सिर ऊंचा कर देने वाली कहानी याद आनी चाहिए, जो शिकागो के धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद ने जो शिकागो के धर्म सम्मेलन में 1893 में हुआ था, गए और वहां पर जब उन्होंने कहना शुरू किया कि अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, आप पढ़ें तो विजुअलाइज करें सर चीजों को और कनेक्ट करना सीखें, हर एक पॉइंट को कनेक्ट करना सीखें एक दूसरे से। अगर 1893 की बात हो रही है तो उस समय की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनको जोड़ने का प्रयास करें। इस तरीके से पढ़ना है और कहानी सुनना है, बस
कहानी सुनना है और पढ़ना है, कनेक्ट करके पढ़ना है। तो बस इतनी सी बात थी। हमारी जो श्रृंखला ग्रेट पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड है, इसमें हम लोगों ने आज गांधी के बारे में जाना, 1869 टू टिल 1915। 1893 को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ बातें याद आ गई, तो मैंने कहा बता दें 1893 की वो बात। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक और बड़ी घटना घटी एनी बेसेंट को लेकर के, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं उसी 1893 में। तो गांधी अब फिर अफ्रीका में रहते हैं और वहाँ पर उनकी जो है अब्दुल्ला भाई का साथ देने के नाते और कुछ अपनी बुद्धिमत्ता के नाते, जो कुछ अपने टैलेंट के नाते वहाँ पे उनकी एडवोकेसी चलती है। उनका जो एडवोकेट के तौर पे उनका जो करियर है वहाँ पर चलता है और गांधी वहाँ पर अच्छे से मूवमेंट शुरू करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने आते हैं और वो बुलाते हैं कि तुम अभी तो यहाँ पर अच्छा मूवमेंट चला रहे हो और तुम्हारी ज़रूरत भारत में भी है, तो तुम एक बार भारत आओ और भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करो। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे गांधी के 1915 से ले करके जब वो भारत आते हैं 9 जनवरी 1915, इसको आज हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं से शुरू करेंगे और गांधी के टिल डेथ तक की बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि उसमें कई सारे पॉलिटिकल व्यूज के कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें अंबेडकर के साथ गांधी के वैचारिक भेदभाव और पूना पैक्ट की बातें और कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट जो कि लोग उठाते हैं कि गांधी ने भगत सिंह की आज़ादी में, भगत सिंह को छुड़ाने में क्यों साथ नहीं दिया। गांधी ने जो भी रहा हो, हम लोग उनके करियर को उनको ले करके जो है गोडसे द्वारा उनकी हत्या को, इन सब बातों पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ और एक ही बात, विजयी भव और जय।